in such an orderly and dignified way. 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का वो पल जिसका सभी भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को आज़ादी किसने दिलाई, तो आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे महात्मा गांधी, जबकि कुछ लोग बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था और गांधी जी की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे कोई और आंदोलन नहीं कर सकते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस की 1945 में मृत्यु हो गई थी, तो अब कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जो भारत को आज़ादी दिला सके। और अंग्रेज अगर चाहते तो वे भारत पर 50 साल और राज कर सकते थे। लेकिन 1947 में ऐसा क्या हुआ जिसने ब्रिटेन को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं। भारत की आज़ादी की कहानी को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला, अंग्रेजों के आने से लेकर गांधी जी के आने तक, और दूसरा, गांधी जी के आने के बाद से लेकर भारत की आज़ादी तक। पहले चरण में हमें ये जानना होगा कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक अंग्रेजी व्यापारिक संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। मकसद था कि एशियाई देशों से बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली चीज़ों जैसे मसाले, रेशम, सूती कपड़ा, नील और सोरा जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने में होता था, का व्यापार कर सकें। शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, ना कि भारत पर राज करना। शुरुआती 150 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बिजनेस के तौर पर काम किया। उन्होंने मुगल बादशाहों की मंजूरी से भारत के समुद्री तटों जैसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसी जगहों पर फैक्ट्रियां बनाई। 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, तो क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे पर खतरा मंडराने लगा। साथ ही उनका फ्रांसीसी व्यापारियों से भी कड़ा मुकाबला चल रहा था। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कंपनी ने अपनी निजी सेनाएं रखनी चालू कर दी, जिसमें ज्यादातर भारतीय सैनिक शामिल थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों को हरा दिया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीति में उतरने का मौका मिल गया और 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को हराकर भारत के सबसे अमीर प्रांत बंगाल से लगान वसूलने और वहां शासन करने का अधिकार पा लिया। नतीजा यह हुआ कि एक निजी कॉरपोरेट कंपनी अचानक लाखों लोगों की शासक बन गई और एक समय ऐसा आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई बन गई। मनमाने टैक्स और दोहरे शासन ने बंगाल को कंगाल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1770 में महाअकाल आ गया और 1 करोड़ लोगों की भूख से मौत हो गई। लेकिन अभी भी भारत में लगभग 50% एरिया ऐसा था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि यहां राजा का आदेश लेना पड़ता था। इससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने अगले 100 सालों में, मतलब 1773 से 1856 के बीच, कई दमनकारी नीतियों को अपनाया, जिसने भारत को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। जैसे सब्सिडरी अलायंस, ये अंग्रेजों की सबसे खतरनाक चाल थी, जिसमें अंग्रेज भारत के राजाओं को बोलते थे कि आपको खुद की सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको जितने चाहे उतने सैनिक दे सकते हैं, बस आपको हमें उनका खर्च देना होगा। इस नीति के बहाने अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। दूसरी नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें कहा गया कि यदि किसी राजा की संतान ना हो तो उस राज्य को अंग्रेजी सरकार में मिला लिया जाएगा, भले ही वो राजा किसी को गोद ही क्यों ना ले ले। ऐसा ही हुआ महारानी लक्ष्मीबाई के साथ। इनका एक बच्चा था जिसकी 4 महीने बाद मौत हो गई थी। इनके पति गंगाधर राव ने अपने ही भाई का बच्चा गोद लिया था, लेकिन गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेज इनके राज्य को इसी सिद्धांत के आधार पर हड़प लेते हैं। अंग्रेजों को पता था कि भारत पर राज करने के लिए एक विशाल सेना की जरूरत है और उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को भर्ती करना चालू किया, लेकिन इतने सैनिकों को इंग्लैंड से भारत लाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों को भर्ती करना चालू कर दिया। भारत में पहले से ही भुखमरी थी, जिससे लोग कम पैसों में आर्मी को ज्वाइन कर लेते थे और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों के पास 2,50,000 सैनिकों की एक विशाल सेना हो गई, जिसमें ज्यादातर भारतीय थे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को भर्ती तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी भी ऊंची पोस्ट नहीं दी जाती थी, क्योंकि उन्हें इन पर विश्वास नहीं था। इन 100 वर्षों में अंग्रेज व्यापारियों से शासक बन गए और एक एक करके कई भारतीय रियासतें उनके नियंत्रण में आ गईं।
इस प्रकार भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्सा था। फिर समय आता है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना का, 1857 का सैनिक विद्रोह, जिसे भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध माना जाता है। असल में भारतीय सैनिक काफी समय से अंग्रेजों के पक्षपात से परेशान थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में एक ब्रिटिश अफसर ने थर्ड लाइट कैवलरी के 90 भारतीय सिपाहियों को नए कारतूसों के साथ फायरिंग ड्रिल करने का आदेश दिया। उस समय की राइफल्स को चलाने के लिए बारूद से भरे कारतूसों को मुंह से फाड़कर बारूद को बंदूकों में भरा जाता था। कारतूस बारिश में खराब ना हो, इसके लिए उन पर ग्रीस लगाया जाता था। इस बात के डर से कि कारतूसों की ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी हो सकती है, 90 में से 85 सिपाहियों ने ड्रिल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 9 मई 1857 को मेरठ के एक बड़े परेड ग्राउंड में पूरी छावनी के सामने उन 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई, उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई और भारी लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। अपने साथियों को सबके सामने अपमानित होते और जंजीरों में जकड़कर जेल जाते देख बाकी भारतीय सिपाहियों का सब्र का बांध टूट गया। ठीक अगले ही दिन रविवार 10 मई 1857 को सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया, अपने ब्रिटिश अफसरों को गोली मार दी और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल में घुस गए। जेल से भागने के बाद सिपाही दिल्ली जाकर अंग्रेजी सैनिकों से मारकाट करते हैं और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद सैनिकों का समूह लाल किला जाकर मुगल बादशाह बहादुर शाह से भारत में विद्रोह का नेतृत्व करने की मांग करते हैं और बदले में उन्हें भारत पर राज करने का लालच देते हैं। बहादुर शाह के आने के बाद ये विद्रोह युद्ध में बदल जाता है। हालांकि विद्रोह का असली नेतृत्व मुगल सेनापति बख्त खां कर रहा था। धीरे धीरे ये विद्रोह उत्तर और मध्य भारत के कई शहरों तक फैल गया, जिसमें कई प्रमुख चेहरों जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह ने विद्रोह की कमान संभाली। लेकिन ये विद्रोह असफल रहा। ज्यादातर विद्रोहियों को मार दिया गया और कुछ को बंदी बना लिया गया। ये विद्रोह इतना भीषण था कि इसमें 6000 अंग्रेजों की मौत हो गई और 8 लाख से ज्यादा भारतीय मारे गए। विद्रोह के असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें कोई सशक्त नेतृत्व नहीं था। मुगल बादशाह केवल नाम के शासक थे। भारत के कई भागों में विद्रोह तो हुआ, लेकिन एक साथ और प्लानिंग के साथ नहीं हुआ, जिससे अंग्रेजों को इनको कुचलने का मौका मिलता रहा। तीसरा कारण ये था कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, जिसके सामने भारतीय सिपाही निहत्थे पड़ गए। इस विद्रोह से प्रभावित होकर इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया ने भारत की पूरी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकालकर अपने हाथ में ले ली। मुगल सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई। लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों को पहली बार एहसास कराया कि भारत पर शासन करना हमेशा आसान नहीं रहेगा। इतनी बड़ी घटना के बाद ब्रिटिश सरकार बहुत ही सतर्क हो गई थी और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने जनता पर कई कानून थोपे, जैसे कि द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसमें कहा गया कि यदि कोई न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ भड़काने वाला आर्टिकल छापता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा कानून द आर्म्स एक्ट 1878, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना सरकारी लाइसेंस के हथियार रखने की मनाही की गई। समय के साथ भारत में पढ़े लिखे लोगों और वकीलों का दौर आना चालू हुआ। इन बुद्धिजीवियों को ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश सरकार बहुत ताकतवर हो चुकी है और उनसे सीधे विद्रोह नहीं किया जा सकता, बल्कि अंग्रेजों को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए उन्हीं के कानून और अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। इन लोगों ने कई क्रांतिकारी समाचार पत्रों को प्रकाशित करना चालू किया, जैसे 1851 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन चालू किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की उनकी भारत विरोधी नीतियों को लेकर कड़ी आलोचना की जाती थी। लेकिन ये संस्थाएं एक सीमित दायरे में काम करती थी, मतलब ये अपनी बात को पूरे देश तक नहीं पहुंचा पाती थी। इसी तरह धीरे धीरे एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस होने लगी जो ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों का नेतृत्व कर सके। इसी समय ब्रिटिश सरकार में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर A.O. ह्यूम था, जिसकी उस समय के वायसराय लॉर्ड लिटन से नहीं पटती थी। लॉर्ड लिटन ने उनका डिमोशन भी करवाया था। तो रिटायर होने के बाद ह्यूम इंग्लैंड न जाकर भारत में ही रहे। ह्यूम भारत में स्वराज और भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने भारत में एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की जो पूरे भारत का नेतृत्व कर सके और 1885 में उन्होंने 72 पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को इकट्ठा कर मुंबई में INC
यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। शुरुआत में अंग्रेजों ने आईएनसी का स्वागत किया। उन्होंने इसे एक सेफ्टी वॉल माना, मतलब एक ऐसी शांतिपूर्ण चर्चा का मंच जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी निराशा जाहिर कर सकें और भारतीयों के मन में क्या चल रहा है वो पहले ही पता हो सके, ताकि वे 1857 जैसी कोई और हिंसक क्रांति शुरू ना कर दें। इस समय गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए हुए थे। हालांकि 1891 में वो भारत वापस आकर वकालत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा सफलता नहीं मिलती। 1893 में गुजरात के एक व्यापारी जो कि अफ्रीका में थे, उन्होंने गांधी जी को अफ्रीका में कानूनी सहायता के लिए बुला लिया था। अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था और वहाँ काले और गोरे में बहुत भेद किया जाता था। वहाँ पहुँचते ही गांधी जी के साथ अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया। उन्हें ट्रेन में नीचे फ्लोर पर बैठने को कहा गया और ना मानने पर उन्हें पीटा गया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। एक बार तो उन्हें गटर में भी धक्का दे दिया गया था। इस तरह उन्होंने अफ्रीका के लोगों को उनका हक दिलाने की ठानी और 21 साल तक अफ्रीका में ही रहे। यहीं पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया, जो काफी सफल रहा। वहीं भारत में कांग्रेस में शुरुआती 20 सालों, मतलब 1885 से 1905 तक नरमपंथियों यानी मॉडरेट्स के एक समूह का दबदबा रहा, जिसका नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने किया। ये लोग सिर्फ प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण विरोध किया करते थे। उन्हें ब्रिटिश न्याय और कानून पर गहरा भरोसा था। उन्होंने आज़ादी की मांग नहीं की, इसके बजाय उन्होंने धीरे धीरे सुधारों की मांग करने के लिए संवैधानिक तरीकों जैसे विनम्रता से याचिकाएं भेजना, लेख लिखना और प्रस्ताव पारित करना का इस्तेमाल किया। लेकिन 1905 तक नेताओं की एक नई पीढ़ी नरमपंथियों के विनम्र तरीकों से बहुत निराश हो चुकी थी और मजाक में उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी राजनीतिक भीख मांगना कहती थी। उनका कहना था कि अगर हमें हक चाहिए तो मांग कर नहीं बल्कि लड़कर लेना होगा। बदलाव का अहम मोड़ 1905 में आया, जब वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को तोड़ने के लिए बंगाल के समृद्ध प्रांत को धार्मिक आधार पर, मतलब मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करते हुए बांट दिया। इसका नतीजा उल्टा हुआ और इसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया और लोगों ने विभाजन के विरोध में ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और विदेशी कपड़ों को जलाना चालू कर दिया। वहीं भारत में मुसलमानों को ये समझ में आ गया था कि इस विभाजन से उन्हें अपने लिए एक अलग राज्य बनाने का मौका मिल सकता है। इसीलिए भारत के अधिकांश मुसलमानों ने बंगाल विभाजन को सपोर्ट करना चालू कर दिया। इसको देखते हुए वायसरॉय मिंटो ने एक चाल खेली और उन्होंने मुस्लिम नेता आगा खां को मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी बनाने की सलाह दे दी। नतीजा ये हुआ कि 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है, जिसमें आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस के नरमपंथी नेता विभाजन के विरोध में अभी भी कोई ज्यादा सक्रियता नहीं दिखा रहे थे, जिससे चरमपंथी काफी नाराज थे। अब कांग्रेस के भीतर एक आक्रामक नया गुट उभर चुका था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिंद्र चंद्र पाल जैसे 3 नेताओं की तिगड़ी कर रही थी, जो लाल बाल पाल के नाम से मशहूर थे। नरमपंथियों के उलट चरमपंथी पूरी तरह से अपना शासन चाहते थे और इसे हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का सहारा लेने में विश्वास रखते थे। तिलक ने एक मशहूर नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोनों गुटों के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि दोनों गुट एक दूसरे पर कुर्सी और जूते चप्पल फेंककर मारने लगे और बचाव के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। धीरे धीरे उग्रवादियों को भारत के लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, लेकिन अंग्रेजों ने इस बंटवारे का फायदा उठाया। उन्होंने उग्रवादियों को बुरी तरह दबाया और 1908 में तिलक को 6 साल के लिए बर्मा यानी म्यांमार की जेल में डाल दिया और दूसरों को देश से निकाल दिया। 2 हिस्सों में बढ़ जाने के कारण कांग्रेस अपनी क्रांतिकारी ऊर्जा खो चुकी थी। 1915 तक कांग्रेस ने शहरी आबादी में राजनीतिक जागरूकता तो जगा दी थी, लेकिन इससे अभी भी भारत के विशाल ग्रामीण किसान वर्ग नहीं जुड़ पा रहे थे। ये कमी जनवरी 1915 में पूरी हुई, जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत पहुंचे, जो भारत में आंदोलन को एक सच्ची जन क्रांति में बदलने के लिए तैयार थे।
गांधी जी से पहले कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों की एक संस्था थी जिसमें ऊंचे तबके के वकीलों और राजनेताओं का दबदबा था, जिन्हें नहीं पता था कि गांव के करोड़ों किसानों को कैसे साथ लाना है। गांधी जी के केवल दो सिद्धांत थे, सत्याग्रह और अहिंसा। मतलब उनका कहना था कि अगर कोई आप पर कितना ही अत्याचार करे, आप चुपचाप विरोध करते रहो और इसके लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो जाओ, लेकिन अहिंसा नहीं होना चाहिए। चूंकि ये फॉर्मूला साउथ अफ्रीका में सफल रहा था, इसलिए गांधी जी ने इसे भारत पर भी आजमाया, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इन सभी जगह गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध कर किसानों और व्यापारियों को अपना हक दिलवाया। धीरे धीरे गांधी जी पूरे देश में विख्यात हो गए। फिर आता है भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक समय, वर्ष 1919, जिसमें अंग्रेज सरकार रॉलेट एक्ट पारित करती है, जिसमें कहा गया कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून को लेकर जनता में पहले से ही आक्रोश था और जब कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं जैसे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अंग्रेजों ने मिलने के बहाने बुलाया और धोखे से गिरफ्तार कर लिया, तो इसके विरोध में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे तक शामिल थे। इसकी खबर अंग्रेज पुलिस अफसर जनरल डायर को लगती है और 90 सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिसमें 1,000 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। सबसे दुखद बात ये थी कि जिन सिपाहियों ने लोगों पर गोलियां चलाई वो सभी भारतीय ही थे। इस नरसंहार से आहत होकर गांधी जी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन इसलिए टिका हुआ है क्योंकि भारतीय सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय सहयोग करने से मना कर दें तो ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार गांधी जी ने 1920 में द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसमें न सिर्फ मुस्लिम लीग बल्कि कांग्रेस के चरमपंथी और नरमपंथी दोनों गुटों ने भी सहयोग दिया। इस आंदोलन में लाखों छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, नागरिकों ने विदेशी कपड़े खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने चरखे से अपना सूती कपड़ा बनाना शुरू किया और कई वकीलों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया और नौकरियां भी छोड़ दी। इससे पहले कि ये आंदोलन जोर पकड़ पाता, एक घटना ने इस पर पानी फेर दिया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने अचानक इस बेहद सफल आंदोलन को वापस ले लिया। अपनी विचारधारा के अनुसार गांधी जी ने हिंसा से जुड़े किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के सभी नेताओं ने गांधी जी को बहुत समझाया कि वे इस आंदोलन को वापस ना लें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सुभाष चंद्र बोस, जो कि उस समय जेल में थे, उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था, तब पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। इसी प्रकार मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भी जेल से नाराजगी भरे पत्र भेजे। उनका तर्क था कि अगर किसी एक शहर में कुछ लोगों के आपा खो देने की वजह से आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तो भारत जैसे बड़े देश में कोई भी जन आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। गुस्सा इतना ज्यादा था कि इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भारी फूट पड़ गई। आखिरकार सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी से अलग होकर स्वराज पार्टी बनाई। वे गांधी जी के अगले कदम का इंतजार करने की बजाय चुनाव के जरिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। शायद गांधी जी सही भी थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर आंदोलन में हिंसा हुई तो अंग्रेजों को फिर से नरसंहार करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हो सकता था कि यदि गांधी जी आंदोलन को जारी रखते तो भारतीयों को कुछ हद तक स्वशासन मिल सकता था, जो पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर देता। हालांकि इस घटना के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को 6 साल तक जेल में रखा। इसके बाद भारत के युवा वर्ग को ये लगने लगा था कि अंग्रेज ऐसे आंदोलन और हड़ताल से नहीं बल्कि हथियार उठाने से ही मानेंगे। उस समय इस युवा वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी। इन नेताओं ने मिलकर 1924 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, जिसका मुख्य काम भारत में युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए इंस्पायर करना था। 1925 में HRA को ये खबर मिलती है कि ब्रिटिश सरकार की एक ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली है, जिसमें काफी पैसा है। राजेंद्र नाथ लहरी के नेतृत्व में HRA के 20 से 25 क्रांतिकारी मिलकर इस ट्रेन को लूटने का एक प्लान बनाते हैं। इन क्रांतिकारियों में सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान भी शामिल थे। 9 अगस्त 1925 को ये क्रांतिकारी स्टेशन जाकर ट्रेन
बहन की चेन खींच देते हैं और पैसा लूट लेते हैं। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ज्यादातर क्रांतिकारियों को पकड़ लेती है और 6 अप्रैल 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दी जाती है। हालांकि चंद्रशेखर को ये लोग नहीं पकड़ पाते हैं और आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद ही एचआरए को चलाते हैं। वहीं इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर था कि 1929 के चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बन सकती है जो भारत को पूर्ण स्वराज्य दे सकती है। इसलिए चुनाव के 2 साल पहले ही उन्होंने भारत में साइमन कमीशन ला दिया। इसका मकसद था कि भारत की स्थिति को ऐसा बताया जाए कि वो स्वराज्य के लिए अभी तैयार नहीं है, ताकि लेबर पार्टी के आने के बाद भी भारत को वो सत्ता ना सौंप सकें। इस कमीशन में जानबूझकर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने विरोध किया और बदले में पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जेम्स स्कॉट को मारने के लिए लाहौर जाते हैं, लेकिन गलती से पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स को मार देते हैं। भारत में क्रांति का संदेश देने के लिए ये तीनों खुद को पुलिस के हवाले करने का निर्णय लेते हैं और अप्रैल 1929 में दिल्ली की असेंबली में एक छोटा सा बम फेंकते हैं ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे और उनकी आवाज हर भारतीय तक पहुंच सके। फिर पुलिस इन तीनों को बंदी बना लेती है। वहीं 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चालू किया, जिसमें साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक मार्च किया गया, जिसका मकसद सरकार के उस कानून को तोड़ना था जिसमें नमक बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश सरकार को था। इसमें गांधी जी समेत 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू इस आंदोलन को जारी रखती हैं और आखिर में सरकार को झुकना पड़ता है। वहीं 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। हालांकि गांधी जी ने इनकी फांसी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि यदि गांधी जी अपनी पूरी राजनीतिक ताकत लगाते तो ये फांसी रुक सकती थी, क्योंकि सरकार पहले से ही नमक सत्याग्रह के कारण बैकफुट पर थी। वहीं 1929 में कंजर्वेटिव पार्टी का डर सही साबित हुआ और लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती है। लेबर पार्टी ने भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाने की कोशिश की, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की जो साइमन कमीशन वाली चाल थी उसने उसके हाथ बांध दिए। इससे पहले कि लेबर पार्टी कुछ कर पाती, 1931 में इंग्लैंड में आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण लेबर पार्टी की सरकार गिर जाती है और वापस कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ जाती है। वहीं 1938 तक सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत में काफी लोकप्रिय हो चुके थे और इसी साल कांग्रेस के अधिवेशन में उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है। लेकिन गांधी जी बोस की क्रांतिकारी सोच के कारण हमेशा से ही उनसे दूर रहे। हालांकि बोस ने इन दूरियों को भरने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर गांधी जी बोस को खुद की कैबिनेट बनाने के लिए कह देते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी द्वारा नामित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर फिर से प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, लेकिन गांधी जी के व्यवहार के कारण बोस स्वयं ही रिजाइन कर देते हैं और कांग्रेस के अंदर एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। इसके बाद 1939 में समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध का। वायसरॉय लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना ये घोषित कर दिया कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भारत हमारे साथ है। इसको लेकर कांग्रेस ने फिर से विरोध शुरू कर दिया और इसके नेताओं ने अपनी नौकरियों से रिजाइन करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस समझ गए थे कि ब्रिटेन की मुश्किल भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने गांधी जी से गुजारिश की कि वे तुरंत एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करें, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमें ब्रिटेन के काम में हस्तक्षेप नहीं बल्कि सहयोग करना चाहिए, जिससे युद्ध के बाद वे स्वयं ही हमको स्वतंत्रता दे देंगे। सुभाष चंद्र बोस ये जानते थे कि आजादी भीख मांगने से नहीं मिल सकती। वे देश के कई हिस्सों में जाकर लोगों में स्वतंत्रता की मांग को बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। इसलिए 1940 में अंग्रेज उन्हें जेल में डाल देते हैं। जेल में भूख हड़ताल करने के बाद बोस की तबीयत खराब होने से उन्हें उनके ही घर में बंदी बनाकर रखा जाता है। लेकिन 1941 में बोस भेष बदलकर वहां से निकल जाते हैं और अफगानिस्तान और रूस से होते हुए सीधे जर्मनी पहुंच जाते हैं। सन 1942 में जब विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत के सहयोग की जरूरत पड़ने लगी तो भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसमें कहा गया कि यदि भारत युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करता है तो इसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जिसका मतलब था कि भारत की सरकार भारतीयों द्वारा ही चलाई जाएगी, लेकिन ये सरकार ब्रिटेन के ताज के अंदर ही रहेगी। लेकिन भारतीयों की मांग थी कि उन्हें पूर्ण स्वराज्य दिया जाए और तुरंत दिया जाए, न कि युद्ध के बाद। लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। गांधी जी को अब समझ में आ गया था कि ब्रिटेन भारत को कभी भी स्वतंत्र नहीं देखना चाहता और अब समय आ गया है एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का, जिसको शुरू करने की सलाह सुभाष चंद्र बोस ने 3 साल पहले दी थी। और इसी के साथ
रात 8 अगस्त 1942 में शुरुआत होती है अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1857 की क्रांति के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी क्रांति थी, लेकिन आंदोलन के दूसरे ही दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं समेत 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके दफ्तरों और फंड को जब्त कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद ये आंदोलन चलता रहा। चूंकि खुले विरोध प्रदर्शनों पर तुरंत गोलीबारी की जाती थी, इसलिए युवा समाजवादी नेताओं जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली और उषा मेहता ने देशव्यापी स्तर पर अंडरग्राउंड होकर काम करना शुरू किया। उन्होंने टेलीग्राफ के तार काट दिए, ब्रिटिश सैनिकों को ले जा रही रेल की पटरियों को उखाड़ दिया और सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन को तबाह कर दिए और जगह जगह गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिए। और जब ब्रिटिश अफसरों ने गांधी जी से इस हिंसा को रोकने की बात कही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अंग्रेजों की क्रूरता ने पहली बार गांधी जी को भी हिंसा का समर्थक बना दिया, लेकिन कोई नेतृत्व नहीं होने के कारण आंदोलन मंदा पड़ गया और एक ही साल के अंदर अंग्रेज सरकार ने सब कुछ वापस अपने कंट्रोल में कर लिया। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली एकमात्र संस्था घोषित कर दिया। वहीं बोस अभी भी जर्मनी में ही थे और 1 साल बाद उन्हें वहां हिटलर से मिलने का मौका मिलता है। बोस जर्मनी में बंधक बने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को उन्हें सौंप देने की मांग करते हैं ताकि वे हिटलर से मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। साथ ही हिटलर से ये मांग करते हैं कि वो भारत में अपनी सेना भेजकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में उनकी मदद करें। हिटलर बोस को भारतीय सैनिक तो दे देते हैं, लेकिन अपनी सेना को भारत में भेजने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके लिए ये संभव नहीं था। हिटलर बोस को सलाह देते हैं कि उन्हें इसके लिए जापान के पास जाना चाहिए। इसके बाद 1943 में बोस जापान चले जाते हैं, जहां जर्मनी ने बोस को सिर्फ खोखले वादे और प्रचार के मामूली साधन दिए, वहीं जापान ने उन्हें असली युद्ध शुरू करने के लिए ठीक वही चीजें दी जिनकी उन्हें जरूरत थी। एक सेना, अपना खुद का इलाका, पूरी कूटनीतिक मान्यता और सीधा सैन्य समर्थन। फरवरी 1942 में जापान ने ब्रिटिश आर्मी को हराकर सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। इसमें 45,000 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। जापान की सरकार ने कैप्टन मोहन सिंह, जो कि इन्हीं बंधकों में से एक थे, से कहा कि कैदी रहने की बजाय क्यों ना एक ऐसी भारतीय सेना बनाई जाए जो भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए लड़े। मोहन सिंह मान जाते हैं और इस तरह आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। सिंगापुर में आईएनए की तरह एक और संस्था थी जिसे आईआईएल यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहा जाता था, जिसका नेतृत्व राज बिहारी बोस कर रहे थे। मोहन सिंह चाहते थे कि आईएनए एक स्वतंत्र संस्था हो, जबकि राज बिहारी बोस चाहते थे कि आईएनए को आईआईएल के राजनीतिक निर्देशन में रहना चाहिए। इस प्रकार बोस के आने से पहले ये दोनों संस्थाएं अंदरूनी झगड़ों के कारण दिशाहीन थी। जुलाई 1943 में जापान ने आधिकारिक तौर पर इन दोनों सेनाओं का कंट्रोल नेताजी को सौंप दिया। बोस के आने के बाद आईएनए आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जापान के समर्थन से बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में बसे बड़ी संख्या में भारतीयों को एकजुट किया। अब आईएनए तेजी से 40,000 से ज्यादा सैनिकों वाली एक जोश से भरी लड़ाकू फौज बन गई थी, जिसमें महिलाओं की झांसी की रानी रेजिमेंट भी शामिल थी। इसी समय बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसी समय आईएनए के एक संगीतकार कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। वहीं जापान बोस को अंडमान और निकोबार का नियंत्रण भी सौंप देता है। बोस ने इन द्वीपों का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रख दिया था। 14 अप्रैल 1944 को आईएनए जापान की सेना के साथ मिलकर मणिपुर में ब्रिटिश सेना को खदेड़ देती है और भारत की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया जाता है। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारित एक भाषण में बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और उनके द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। यह पहली बार था जब गांधी जी को किसी ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। हालांकि जल्द ही ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर पर वापस कब्जा कर लिया और जब 8 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम फेंका गया तो जापान सरेंडर हो गया।
जिससे बोस को जापान का समर्थन बंद हो गया। और इससे पहले कि बोस और कुछ कर पाते, 18 अगस्त 1945 में ताइवान में फॉर्मोसा नामक आइलैंड पर प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस सही मायने में ऐसे नेता थे जिनको पता था कि अंग्रेजों को कैसे देश से निकाला जा सकता है। 1945 में जब गांधी जी और नेहरू जेल से रिहा हुए, तब राजनीतिक हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और मुस्लिम लीग इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो पाकिस्तान बनाने की मांग कर सके। भारत छोड़ो आंदोलन के असफल होने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि अब कांग्रेस और गांधी जी में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे कोई और आंदोलन कर भारत को स्वतंत्रता दिला सकें। 1940 में जब विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो उनसे पूछा गया था कि भारत की आजादी के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत की आजादी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। चर्चिल भारत के राष्ट्रवादियों को निजी तौर पर दुश्मन मानते थे, गांधी जी को तो वो अर्धनग्न फकीर कहा करते थे। तो ये बात तो साफ थी कि जब तक चर्चिल सत्ता में हैं, वो भारत को कभी आजाद नहीं कर सकते। तो फिर 1943 से 1947 के बीच ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन भारत को आजादी देने के लिए राजी हो गया। देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि अगर गांधी जी न होते तो देश की जनता कभी भी आजादी की परिभाषा नहीं जान पाती। गांधी जी हर भारतीय की आवाज थे। गांधी जी ने दुनिया को बताया कि अहिंसा से भी ब्रिटिश शासन जैसे क्रूर सिस्टम को झुकाया जा सकता है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार करने का श्रेय केवल महात्मा गांधी जी को जाता है। लेकिन हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि अहिंसा की अपनी सीमाएं होती हैं। जब ब्रिटिश राज जैसा क्रूर शासन सामने हो, तो कई बार ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। और यही बात आती है उन सभी महान क्रांतिकारियों की जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने एक विशाल सेना तैयार कर अंग्रेजों में ये खौफ उत्पन्न कर दिया था कि भारतीय निहत्थे नहीं हैं और अंग्रेजों को बराबरी से टक्कर दे सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि विश्व युद्ध से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और अब भारत जैसे विशाल देश को नियंत्रित करना उसके बस की बात नहीं थी। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को इतना जागरूक कर दिया था कि अब अंग्रेजों को इनकी आवाज दबाने के लिए हमेशा एक बड़ी सेना को तैयार रखना पड़ता, जिसमें काफी खर्च भी होता। वहीं मई 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार सत्ता में आ गई थी, जो पहले से ही भारत की आजादी की समर्थक थी। और इसी समय फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने अंग्रेजों के भेदभाव से परेशान होकर विद्रोह कर दिया। हालांकि कांग्रेस के समझाने के बाद सैनिकों ने विद्रोह समाप्त कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को यह डर था कि इससे अंग्रेज सरकार कहीं भारत की स्वतंत्रता की मांग को खारिज न कर दें। लेकिन इस विद्रोह ने उल्टा स्वराज्य के लिए रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि जिन सैनिकों के बल पर वो भारत पर राज करते आ रहे थे, अब वे उनके लिए वफादार नहीं रहे हैं। इन सभी घटनाओं ने मिलकर ब्रिटेन को हताश कर दिया, जिससे 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने भारत को जून 1948 तक स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। कुल मिलाकर विश्व युद्ध भारत की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा कारण बना। इसके बिना ये संभव था कि ब्रिटेन भारत को 50 साल और गुलाम बनाए रखता।